विकास चौहान और देवेंद्र सिंह लोधी, लोकसभा संयोजक डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, लोकसभा प्रभारी डॉक्टर अंतुल तेवतिया, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री प्रदीप चौधरी, विधायक बुलंदशहर श्री संजय शर्मा, विधायक अनूपशहर श्री चंद्रपाल सिंह, विधायक दिवाई श्री अनिल शर्मा, विधायक शिकारपुर हिमांशु मित्तल, श्री योगेंद्र चौधरी, श्री पंकज प्रधान, श्रीमती दीप्ति मित्तल, श्री किशन पाल सिंह, राजपाल सैनी, राजपाल अरुण कुमार, अमोदत्त लोधी, श्रीमती प्रीति यादव, राम सिंह, श्रीमती बिमला सोलंकी, पूर्व विधायक, श्री गजन सिंह चौधरी, पूर्व विधायक, श्री रॉबिन राघव, रालोद, राष्ट्रीय लोकदल, और प्रोफेसर भीषम सिंह और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, लंबे अरसे के बाद इस स्थान पर किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ हूं। लंबे समय के बाद आया हूं, फिर भी आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। आपने तालियां बजाकर स्वागत किया है, आपने बुके देकर स्वागत किया है, आपने फूलों की मोटी हार पहनाकर मेरा स्वागत किया है। लेकिन मैं जानता हूं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे बहनों भाइयों, आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में 2017 में सरकार बनाई और उसके पहले 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार बनाने का काम किया। 2019 में पुनः आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। आप लोगों ने जब भी जरूरत हुई है भारतीय जनता पार्टी की झोली को भर दिया है। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस अपेक्षा के साथ आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका को सारे हिंदुस्तान में फहराया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं वह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार आपकी अपेक्षाओं की कसौटी पर पूरी तरह से खरी उतरने में कामयाब रही है। इसे हर भारतवासी यदि अपने कलेजे पर हाथ रखकर खुद से सवाल पूछे तो स्वीकार करेगा कि मोदी जी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद सारी दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा हुआ है। मेरे बहनों भाइयों, पहले दुनिया के दूसरे देशों में हम लोग जाते थे और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलते थे तो हम लोगों की बातों को जितनी गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। लेकिन आज दुनिया में किसी भी देश में हम जाते हैं, किसी भी मंच पर यदि हम बोलते हैं तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। बहुत ही सम्मान के नजरिए से भारत को सारी दुनिया में देखा जा रहा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसके पहले की राजनीतिक पार्टियों को भी काम करते हुए आपने देखा है इस भारत में, और हम लोगों की सरकारों को भी काम करते हुए, भाजपा एनडीए की सरकारों को भी काम करते हुए आपने देखा है। बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम लोग हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी हैं जो कहते हैं वह करते हैं। और मैं पत्रकार मित्रों से भी कहना चाहता हूं, हमारी कोई बात यदि गलत हो तो अखबार के पन्नों पर लिख दें, मैं उसके लिए खेद व्यक्त कर लूंगा। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिंदगी में हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। मेरे बहनों भाई, हमने अपने घोषणा पत्र में जो कुछ भी कहा, जब भी चुनाव आया, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 2014 में भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो भी वादे किए थे हम लोगों ने
अक्षरशः अपने वादों को पूरा किया है। उस समय 2014 में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं ही था। बार बार मोदी जी मुझसे यही कहते थे, राजनाथ जी आप यह देख लीजिएगा कि चुनावी घोषणा पत्र में कोई ऐसा वादा न हो जिस वादे को हम पूरा न कर पाए। मैंने कहा आप चिंता मत कीजिए। 2019 में भी जब घोषणा पत्र बनने लगा तो उन्होंने कहा कि इस घोषणा पत्र कमेटी की अध्यक्षता यदि कोई करेगा तो राजनाथ सिंह करेंगे। और 2024 में भी जब घोषणा पत्र बन रहा है तो उसकी भी अध्यक्षता मैं ही कर रहा हूं। हमारे प्रधानमंत्री बराबर इस बात के लिए सजग रहते हैं, जो कुछ भी घोषणा पत्र में कहा जाए उसका अक्षरशः पालन किया होना चाहिए। अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हम लोगों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था जिस दिन हमको संसद के दोनों सदनों में स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्राप्त है, हम उसे चुटकी बजाकर समाप्त करेंगे। और बहनों भाइयों, आपने देखा कि हमने सरकार बनने के साथ ही चुटकी बजाकर उसे समाप्त कर दिया। आज जम्मू कश्मीर राज्य का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। हम लोगों ने कहा था हमारी सरकार बनेगी तो हम अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनाएंगे। बराबर हम लोग 1984 से यही नारा लगाते रहे। हमारे विरोधी ये कहते थे कि यह भाजपा वाले जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। जब भी चुनाव आता है तो कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन बहनों भाइयों, आपने देख लिया जो कुछ भी हमने कहा था वो करके दिखाया है। और 22 जनवरी को रामलला अपनी झोपड़ी से निकलकर आकर अयोध्या में अपने महल में बैठ चुके हैं। बहनों भाइयों, मैं समझता हूं कि राम राज्य का इस भारत में श्री गणेश हो चुका है। राम हमारी आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है। भारत के उत्तर में चले जाइए, दक्षिण में चले जाइए, पूर्व में चले जाइए, पश्चिम में चले जाइए, सभी लोगों के दिलों में राम के प्रति एक गहरी आस्था है, विश्वास है। हमने कठिनाइयों की चिंता नहीं की। हमने बराबर इस बात की चिंता की कि हमारे जो वादे हैं वे पूरे होने चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूं आजाद भारत में नेता जनता के सामने आकर तरह तरह के वादे करते थे, लेकिन चुनाव हो जाता था, सरकारें बन जाती थी, अपने वादों को वह पूरा नहीं करते थे। नेताओं के कहने और करने में, कथनी और करने में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे समाप्त होता गया। और बहनों भाइयों, यह विश्वास का संकट भारत की राजनीति में निरंतर गहरा होता चला गया। पहली बार इस चुनौती को किसी ने स्वीकार किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वीकार किया है। बहनों भाई, अब देश की जनता भी यह समझने लगी है कि ये लोग जो कहेंगे वो करेंगे। हम लोगों ने कहा था ना, हम आएंगे, नागरिकता का कानून पास करेंगे। यहां पर हिंदू मुस्लिम का लोग खेल खेलने लगे। बहनों भाइयों, जिंदगी भर हमने राजनीति की है, समाज को बांटकर कभी राजनीति नहीं की है। हमने हिंदू मुसलमान ईसाई इस आधार पर बांटकर हम लोगों ने राजनीति नहीं की है। भारत का जो भी नागरिक है सभी भाई भाई हैं, बराबर इस नजरिए से हम लोगों ने देखा है। हम लोगों ने कहा था हम आएंगे तो 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करेंगे। हमारे विरोधी दल के लोग कहते थे तो आप 3 तलाक कैसे समाप्त कर देंगे? यह तो मुस्लिम समाज के द्वारा होता है, मुस्लिम धर्म इसके लिए उसको इजाजत देता है। बहनों भाइयों, मैं 2 टूक शब्दों में कहना चाहता हूं, कोई भी मां हो, बहन हो, बेटी हो, चाहे वह हिंदू धर्म की मानने वाली हो, चाहे इस्लाम धर्म को मानने वाली हो, चाहे यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी हो, हर वह बेटी, बहन और मां हमारी बेटी और बहन मां है। बहनों भाइयों, इस नजरिए से हम लोग देखते हैं। हम कैसे इस बात की इजाजत दे सकते हैं
क्या आप किसी से शादी कर लीजिए और 10 दिन के बाद 3 बार तलाक 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 बोलकर आप उसे छुट्टी कर लीजिए? यह अमानवीय कृत्य कम से कम भारतीय जनता पार्टी कतई स्वीकार नहीं कर सकती। सरकार बने या न बने, सरकार भाड़ में जाए, हमको मंजूर है। नारी को हम शक्ति स्वरूपा मानते हैं। नवरात्रि का पर्व कल से प्रारंभ हुआ है। शक्ति की हम लोग पूजा करते हैं। यह हमारा भारत का चरित्र रहा है। हम लोगों ने कहा नागरिकता कानून समाप्त कर देंगे, कर दिया चुटकी बजाकर। अब लोग कहते हैं कि साहब हिंदू मुसलमान के बीच आप नफरत पैदा कर रहे हैं। मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहता हूं, बहनों भाइयों, किसी के बहकावे में मत आइए। हम लोग जाति पंथ और मजहब की राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। हम इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करने वाले लोग हैं। चाहे कोई मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, जो भी भारत का नागरिक है, उसकी नागरिकता कोई मां का लाल समाप्त नहीं कर सकता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ये देश की जनता की आंखों में धूल झोंक कर सरकार बनाना चाहते हैं। बराबर आपकी आंखों में इन लोगों ने धूल झोंका है। मेरे बहनों भाई, आज सारी दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा हुआ है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, लंबे समय से विदेशों में भी मेरा जाना होता है। दुनिया के कई देशों के बीच जो बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी मुझे बोलने का बराबर अवसर प्राप्त हुआ है। 2014 में अपनी सरकार बनने के पहले भी मैं दुनिया के दूसरे देशों में जाता था, बराबर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलता था। लेकिन भारत की बातों को कोई गंभीरता पूर्वक नहीं सुनता था। एक कान से सुनते थे, दूसरे कान से निकाल देते थे। आज आपको गौरव की अनुभूति होगी। आज भारत दुनिया के मंचों पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। प्रधान, सारी दुनिया में यह धारणा बनी हुई थी कि भारत यह गरीबों का देश है। अमेरिका भी मानता था, रूस भी मानता था, सब सारे दुनिया के देश यह मानते थे भारत यह गरीबों का देश है। बहनों भाइयों, हमारी बात गलत हो, मैं फिर से अपने प्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, आप अखबार में लिख दीजिएगा, मैं क्षमा मांग लूंगा यदि गलत होगी। आज नीति आयोग बड़ी बड़ी अर्थ से जुड़ी हुई, मान लीजिए फाइनेंशियल फर्म्स कहते हैं, ऐसी संस्थाएं कह रही हैं 10 वर्षों के अंदर मोदी के नेतृत्व में इस सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में कामयाबी हासिल की। यह भारत की हैसियत बनी है। अब आप सब यहां बैठे हैं, मैं समझता हूं वह भी परिवार होंगे जिनको कि अपना सिर ढकने के लिए, परिवार का सिर ढकने के लिए शायद कभी झोपड़ी रही होगी अथवा कोई कच्चा मकान रहा होगा। हमारे प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया, चाहे जितना भी खजाने का पैसा खर्च क्यों न हो जाए, हम हिंदुस्तान में एक भी परिवार शेष नहीं बचने देंगे जिसको अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत न मुहैया हो जाए। 4 करोड़ लोगों को हम लोगों ने पक्के छत मुहैया कराए हैं, उनके घर बनवाए हैं। और मैं आप लोगों में कहना चाहता हूं कि कोई बचा होगा मेरे बहनों भाइयों, उसका भी घर बनकर रहेगा, उसको रोक नहीं सकता है। माताओं बहनों को हम लोग देखते थे दूर जाकर पानी घड़े, अपने सिर के ऊपर घड़े पर घड़ा पानी भरा हुआ घड़ा लेकर घरों में पानी की आवश्यकता को पूरी करने के लिए आती थी। यह वेदना इसके पहले किसी सरकार के मन में नहीं हुई। पहली बार इनके बारे में किसी ने चिंता की है तो हमारे प्रधानमंत्री ने चिंता किया है। हर घर में नल पहुंचेगा और नल के माध्यम से जल मिलेगा। और मैं बतलाना चाहता हूं, अभी मैं राजस्थान होकर आया हूं,
तमिलनाडु होकर आया हूं बहनों भाइयों, वहां की सार्वजनिक सभा को संबोधित करके वहां के लोग धन्यवाद दे रहे हैं कि साहब हमारे राजस्थान में तो इसे इतना रेगिस्तान है कि पानी हम लोगों को पीने के लिए, स्नान करने के लिए हमारी माताओं बहनों को दूर दूर जाकर 5-5, 6-6, 8-8 घड़े सिर पर रखकर घड़े के ऊपर घर में आना पड़ता था। इस संकट से हम लोगों ने देश को निजात दिलाई है। उत्तर प्रदेश में भी योगी जी के नेतृत्व में यह सिलसिला तेजी के साथ चल रहा है। एक भी घर नहीं ऐसा बचेगा जिसमें नल न पहुंच जाए और नल के माध्यम से लोगों को जल न मिलने लगे, ऐसा एक भी घर नहीं बचेगा। भय, भूख और भ्रष्टाचार तीनों से निजात मिलेगी। भूख का जहां तक सवाल है, बता दे कोई अब परिवार ऐसा है जिस परिवार के लोग भूख के कारण दम तोड़ दें? क्या किसी ने सोचा था कोई ऐसी सरकार आ जाएगी इस देश के 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो मुफ्त राशन मुहैया कराने का काम करेगी? भय का जहां तक सवाल है, बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में भय यदि किसी के मन में पैदा हुआ होगा तो अपराधियों के मन में भय पैदा हुआ होगा, यहां के नागरिकों के मन में भय पैदा नहीं हुआ होगा। योगी जी ने करिश्माई काम किया है उत्तर प्रदेश में, और किसी को किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हौसला बुलंद करके अपना काम करिए। भ्रष्टाचार का जहां तक सवाल है, मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि जड़ और मूल तक हमने पूरी तरह से भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया, यह मैं दावा नहीं करना चाहता। अब कोई भी दावा नहीं कर सकता, लेकिन व्यवस्था में, सिस्टम में जो भ्रष्टाचार था उसको कम करने में हमने कामयाबी हासिल की है, यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे। एक बार उन्होंने अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए यह कहा, क्या करें, हम दिल्ली से 100 पैसा नीचे के लिए भेजते हैं, लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते 100 पैसे में 86 पैसा या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है और 14 पैसा लोगों की जेब में पहुंच पाता है। क्या किसी ने इस चुनौती को स्वीकार किया? पहली बार हमारी सरकार ने, मेरे बहनों भाइयों, इस चुनौती को स्वीकार किया। जनधन खाता, आधार और मोबाइल के माध्यम से एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि आज यदि दिल्ली के बैंक से 100 पैसा चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है। बहनों भाइयों, एक भी पैसा भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने पाता। भ्रष्टाचार भाषण देकर समाप्त नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार को यदि समाप्त करना है, व्यवस्था में परिवर्तन लाना होगा, सिस्टम में चेंज लाना होगा, तब जाकर यह भ्रष्टाचार समाप्त हो पाएगा। यह सारे कदम हम लोगों ने उठाए। गरीब परिवार का कोई व्यक्ति यदि बीमार पड़ गया, मर जाता था, दवा के अभाव में इलाज नहीं करा पाता था। बहनों भाइयों, आयुष्मान भारत कार्ड जो आप बैठे हैं, इनमें से भी बहुत सारे लोगों को जारी होगा। यह सिलसिला लगातार आगे बढ़ता चला जाएगा। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं। जन औषधि केंद्र खुले हुए हैं, आप चले जाइए, साधारण जो दवा की दुकानें और हमारे जन औषधि केंद्रों पर चले जाइए, 75%, 80% सस्ती दवाएं आपको मिलेंगी। आपको हार्ट अटैक यदि हो जाता था परिवार में, तो बेचारा अपना इलाज नहीं करा पाता था गरीब आदमी। कहां से स्टंट मिले? स्टंट मिलता था 70,000, 75,000, 1 लाख। जानते हैं हमारी सरकार ने यह तय कर दिया है 7,500 रुपए से ज्यादा का स्टंट नहीं मिलेगा। मेरे बहने भाइयों, यह सब सारे फैसले हमारी सरकार ने किया। पटरियों पर काम करने वाले लोगों के लिए भी हमारी सरकार ने काम किया। कई ऐसे प्रभावी कदम हम लोगों ने उठाए। और भारत का जहां तक प्रश्न है, बहनों भाइयों, आपको मैं बताना चाहता हूं, 2014 में दुनिया में धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया में भारत जो है 11वें स्थान पर खड़ा था।
भारत दुनिया में धन दौलत के मामले में 11वें स्थान पर खड़ा था। लोग कहते थे भारत गरीब देश है। हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने वह करिश्मा कर दिया कि आज के 2 साल पहले ही हमारा भारत, जो दुनिया में धन दौलत के मामले में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर आज 5वें स्थान पर पहुंच चुका है मेरे बहनों भाई। और मैं नहीं, दुनिया की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म, बड़े बड़े अर्थशास्त्री अब यह कह रहे हैं कि भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, अब इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता कि 2027 प्रारंभ होते होते भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ी हो जाएगी। और हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है कि 2047 आते आते भारत को हम एक विकसित भारत बनाएंगे, डेवलप्ड कंट्री हमारा यह देश बन जाएगा। क्या हम सबके लिए यह गौरव का विषय नहीं है? ऐसे कई कदम बहनों भाइयों हम लोगों ने निकाले। आज यहां पर हम लोगों के ऊपर ये सपा के लोग, कांग्रेस के लोग, बसपा के लोग ये कहते हैं मुस्लिम विरोधी है। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी किसी की विरोधी नहीं है, किसी की विरोधी नहीं। यहां ये लोग चाहे जो कहते रहें, अरब के देश मुस्लिम देश हैं। आपको जानकर खुशी होगी, अरब के 5 देशों ने हमारे प्रधानमंत्री को उनका सबसे बड़ा सम्मान जो होता है, सर्वोच्च सम्मान, वो हमारे प्रधानमंत्री को मुहैया कराने का काम किया है। प्रधानमंत्री का सम्मान, राष्ट्रपति का सम्मान होता है देश का सम्मान। बहनों भाइयों, ये हमारी सरकार ने बढ़ाया है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, यदि मैं आपको चर्चा करूं तो सचमुच सही दिशा ये कोई दे सकता है इस देश को और भारत को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, तो केवल हमारी सरकार इस काम को कर सकती है। आप सब किसान परिवार के यहां लोग हैं, मैं भी किसान परिवार का हूं। जैसे आपका परिवार है वैसे ही हमारा भी परिवार है। अब हमारे विरोधी पार्टी के लोग कहते हैं यहां कितना 260 रुपया बोरी यूरिया मिलती है। कितने रुपए मिलती है? कितने? यूरिया की कीमत क्या है? 270 रुपए बोरी यूरिया की कीमत। और इसको पता लगा लेना जो मैं बतला कर जा रहा हूं, अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों में यही यूरिया की एक बोरी 3000 में मिलती है, लेकिन भारतवासियों को 270 रुपए में मिलती है। इतना बड़ा अंतर है। आप सबके आशीर्वाद से, आपके पसीने के करिश्मे के कारण भारत आज इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। मैं भारत का रक्षा मंत्री हूं। बहनों भाइयों, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, चिंता मत करना। हमारे देश की सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर पूरा विश्वास रखना। भारत की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित है। बहनों भाइयों, यह विरोध पक्ष के लोग गलतफहमी पालने की कोशिश करते हैं। आपने पहले देखा होगा, आतंकवाद की वारदातें देश में कहीं न कहीं किसी राज्य में हुआ करती थी। कहीं 10 मार डाले गए, आतंकवादियों ने मार डाले, कहीं 20 मार डाले गए। मुंबई में 2008 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो बड़ी संख्या में लोग मारे गए। हमारे पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी भी मारे गए। और उस समय के महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने यह कहा था, अरे तो आतंकवादी वारदातें तो देश में होती रहती है कोई माई का लाल को जब भारत में आतंकवादी वारदात कर दे, बचकर निकल जाए मेरे बहनों भाइयों। और जहां ये आतंकवादी जाएंगे ढूंढ कर मारेंगे बहनों भाइयों, चाहे कहीं भी जाए इनको ढूंढ कर मारेंगे। अपने देश की सेना के शौर्य और पराक्रम पर आप विश्वास रखना, यह मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। जहां तक समाजवादी पार्टी और अन्य राजनीतिक पार्टियों का प्रश्न है, मैं यही आप सबसे कहना चाहूंगा, मेरे दोस्तों, हालात अब ये हो गए हैं, समाजवादी पार्टी की भी हालत दिनों दिन पतली होती जा रही है। पतली हो रही है कि नहीं हो रही है? अरे हो रही है कि नहीं भैया? पतली।
दिनों दिन पतली हो रही है। और मैं समझता हूं 2024 के चुनाव में इनको साफ कर दीजिए। जानते हैं, उसके बाद यह समाजवादी पार्टी सपा नहीं रह जाएगी, बल्कि यह समाप्त पार्टी हो जाएगी। और कांग्रेस तो लुप्त होती जा रही है। कुछ वर्षों के बाद लोग पूछेंगे कौन सी कांग्रेस, कांग्रेस का क्या मतलब होता है। हालात ये हो गए हैं। साइकिल हुई पंचर, टायर गए खुल, पंजाबी लटक कर गया है झूल, बैठ गया हाथी उड़ती है धूल, अब देश में खिलेगा कमल का फूल। तीसरी बात मोदी सरकार। और यहां मैं देख रहा हूं नौजवान बड़ी संख्या में। जानते हैं कांग्रेस पार्टी और करप्शन का क्या रिश्ता है? भ्रष्टाचार का। मालूम है, शायद ही कोई ऐसी कांग्रेस की सरकार रही हो जब उनके मंत्रियों के ऊपर अथवा उस सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप न लगे। शायद ही कोई रही हो, मुझे याद नहीं है। कभी जीप घोटाला, कभी चीनी घोटाला, कभी बैंक घोटाला, बराबर कोई न कोई घोटाले होते रहे, बराबर घोटाले होते रहे। यहां तक कि एक बार कांग्रेस की सरकार थी, उनके मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल की हवा खानी पड़ी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारी दिल्ली की सरकार पर कोई मां का लाल उंगली उठाकर बता तो दे कि एक भी मंत्री के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा, सरकार के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा? कभी नहीं किया। लेकिन कांग्रेस हो या सपा हो, इनका गजब का रिश्ता करप्शन के साथ है, भ्रष्टाचार के साथ है। जहां कांग्रेस गई, भ्रष्टाचार वहां पहुंच जाएगा। एक गाना सुना होगा, फिल्म में शायद नौजवानों ने सुना होगा, नहीं? तू चल मैं आई, सुना है कि नहीं? हम बने एक दूजे के लिए, सुना है कि नहीं? तो ये कांग्रेस और भ्रष्टाचार, ये कांग्रेस सपा और भ्रष्टाचार एक दूसरे के लिए बने, हम बने एक दूजे के लिए। यह हालत है इन लोगों की। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। गाना है, बहुत हम लोग छोटे थे तब देखा करते थे। मैंने कहा लगता है किसी कांग्रेस और करप्शन इन दोनों के लिए ही बनाया गया। यही लोगों की हालत है। तो आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे बहने भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भारत की राजनीति में ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है। हम जनता को जनार्दन मानते हैं और यह सपा कांग्रेस ये परिवार को जनार्दन मानते हैं। यानी हम जनता को भगवान मानते हैं, ये अपने परिवार को भगवान मानते हैं। सबसे बड़ा अंतर उनके बीच और हमारे बीच है। सबसे बड़ा अंतर उनके और हमारे बीच यही है। और रक्षा मंत्री हूं तो एक बात और बतला दूं, आपको पता नहीं जानकारी रही कि नहीं रही। जानते हैं, पहले तो गोले, फाइटर प्लेन, मिसाइल, यह सब सारी चीजें दुनिया के दूसरे देशों से आती थी, तब हमारे जवान चलाते थे। कोई यदि तकनीकी खराबी हो गई तो उसको ठीक करना भी यह बहुत ही कठिन काम था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया, रक्षा मामलों में भी हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। मैं अपने जवानों को बतलाना चाहता हूं, अब भारत की धरती पर मेरे बहनों भाइयों मिसाइल भी तैयार हो रही है, तोप भी तैयार हो रहे हैं, गोले भी तैयार हो रहे हैं, फाइटर प्लेन भी तैयार हो रहे हैं। हम अपने सेना के जवानों को भी मुहैया करा रहे हैं और दुनिया के दूसरे देशों को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे बहनों भाइयों, आज हमारी हैसियतें बन गई। हर मामले में भारत आत्मनिर्भर बने, हर मामले में भारत आत्मनिर्भर बने, यही हम लोगों की कोशिश रहती है। ये सारी राजनीतिक पार्टियां, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2017 में इन लोगों ने चर्चा फैलाई, एक नैरेटिव चला दिया, यूपी में भाजपा से पिछड़े लोग नाराज हैं। 2017 में जो हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, उसमें जीत गए, बंपर वोटों से जीत गए। बहुत सारी सीटों पर हमको विजय प्राप्त हुई, सरकार बन गई। 2019 में जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की कि ब्राह्मण समाज के लोग नाराज हैं।
2022 में इन लोगों ने यह फैलाने की कोशिश की अफवाह कि जाट नाराज है। 2024 में कहते हैं राजपूत नाराज है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं भाजपा से कोई नाराज नहीं है, सपा कांग्रेस से पूरा उत्तर प्रदेश नाराज है मेरे बहनों भाइयों, यह मैं सच्चाई जानता हूं। और समाजवादी पार्टी की हालत तो यह हो गई है, सोमवार से रविवार तक लेकर बराबर कैंडिडेट बदलते रहते हैं। इनको जल्दी कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, कौन लड़ेगा? हमारे भोला सिंह का जहां तक प्रश्न है, हमारे जो प्रत्याशी हैं मेरे बहनों भाइयों, हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। हमारे भोला सिंह भोला हैं, हमारे भोला सिंह भोला हैं। और संसद में भी, पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं, संसद में भी हमारे भोला सिंह यह बोलते हैं, इतनी विनम्रता और शालीनता से अपनी प्रभावी तरीके से बात रखते हैं कि मुझे बेहद खुशी होती है। सच में बताऊं कि मुझे आनंद की अनुभूति होती है। मां बाप ने इनका नाम भी मुझे लगता है बहुत सोच समझ कर रखा है, भोला सिंह। और 2 बार यह आपके सांसद रह चुके हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं। इस बार क्या करेंगे? इस बार क्या करेंगे? अरे भोला सिंह को जिताना है तो एक बार हाथ उठाकर तालियां बजा दीजिए तो मैं मान लूं। भैया जो इधर जब यहां खड़े हैं बाईं तरफ, उधर मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, देखिए उधर भी लोग तालियां बजा रहे हैं। यूपी में कानून और व्यवस्था के हालात तो ठीक ठाक हैं ना, कोई चिंता की बात नहीं है। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का विकास भी तभी हो सकता है जब यहां पर कानून और व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होगी, तभी विकास हो सकता है। यह मैं बताना चाहता हूं। और आप लोगों ने आज मेरा स्वागत फूलों से किया, मालाओं से किया, और यह सारा चांदी का मुकुट पहनाकर मेरा आप लोगों ने स्वागत किया है। बहनों भाइयों, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, सब कुछ स्वीकार करता हूं, लेकिन यह चांदी का मुकुट मैं पार्टी के हवाले करता हूं, जिलाध्यक्ष के हवाले, कि चुनाव समाप्त हो जाने के बाद मेरा यह चांदी का मुकुट ले जाकर किसी दुकान पर बेच देना, और जो भी उससे पैसा मिले उससे ऐसी लड़की, ऐसे गरीब परिवार की लड़की जो शादी होने के बाद बिना पायल की विदा हो रही हो तो उसके लिए पायल बनवा देना। इसलिए यह मुकुट मैं यहां के जिलाध्यक्ष के हवाले करता हूं। तो बहनों भाइयों, एक विश्वास लेकर मैं जा रहा हूं कि आप सब लोग हमारे भोले सिंह को इस बार जिताकर आप भारत की संसद में भेजेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। और बहनों भाइयों, भोला सिंह के बारे में एक बात यह मैं बता दूं, एक बार और मैं बता दूं, आप लोगों को जानकारी नहीं होगी क्योंकि बड़े सीधे साधे भोले स्वभाव के प्रधानमंत्री जी भी भोला सिंह की तारीफ करते हैं। मेरे बहनों भाइयों, भोला सिंह की तारीफ प्रधानमंत्री भी करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की।